वेलकम टू आई नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सब सही होंगे। हम ऑफिस मैनेजमेंट के अंतर्गत अभी तक 4 चैप्टर हमने डिस्कस किए हैं और एक बार ज़रा नज़र घुमा देते हैं उस पे, यानी थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर हमने देखे हैं। व्हाट इज़ मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट इम्पोर्टेंस फंक्शन, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस मैनेजमेंट, फिर ऑर्गेनाइजेशन। हमने यहाँ तक अभी देखा। आज से हम न्यू चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये अब तक जो कुछ भी अभी तक डिस्कस हुआ है, मैं आशा करता हूँ कि आपको सब समझ आ रहा होगा, क्योंकि काफ़ी मेल आ रहे हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि काफ़ी अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं। फिर भी फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि बुक हो तो ये लेक्चर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। सो वी कैन कंटिन्यू विद द ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। सो नीरो और किली, इन लोगों ने एक डेफिनेशन दी है। सो उस डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस मैनेजमेंट इज द ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑफिस एक्टिविटीज इनवाइट्स एंड द लीडिंग ऑफ पीपल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस फर्म। मतलब कि ऑफिस बिजनेस फॉर्म जो बनाते हैं उसकी जो हमने एक्टिविटीज वो होती है जो हमने डिसाइड की है, उसके लिए प्लानिंग किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है और कंट्रोलिंग किया जाता है। और सब लीड करते हैं अलग अलग लोग, और उस तरह वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है। ऑफिस एक्टिविटीज इंक्लूड्स, तो अभी ऑफिस एक्टिविटीज में क्या इंक्लूडेड होता है? तो ऑफिस एक्टिविटीज में कम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग एंड समराइजिंग, ऑपरेटिंग रिजल्ट, record keeping through accounting and filing procedure, and systemizing and cost reducing through systems and procedure analysis। ठीक है, तो ये सब एक्टिविटीज ऑफिस के अंतर्गत होती है। तो क्या होता है? कम्युनिकेशन इंटरनल और हमारे अलग अलग, मतलब ऑफिस के बाहर का भी कम्युनिकेशन को ध्यान रखते हैं। फिर है कंप्यूटिंग एंड समराइजिंग। कंप्यूटिंग का मतलब कंप्यूटर में फीड करना, फिर उसका समरी तैयार करना। फिर ऑपरेटिंग रिजल्ट, फिर उस पर जो भी डेटाज है उस पर से रिजल्ट निकाला जाता है कि हम लॉस में हैं या प्रॉफिट में हैं, या हमें क्या प्रोसीजर आगे करनी है। सो ये अलग अलग एक्टिविटीज डेटा के बेस होती हैं। रिकॉर्ड कीपिंग थ्रू अकाउंटिंग। अब रिकॉर्ड तो हर चीज का होता है, अकाउंट में भी उसका रिकॉर्ड होता है। हमने जिसके साथ बिजनेस किया है, या किससे लोन ली है, या किस तरह से हमने, तो अकाउंटिंग रिलेटेड रिकॉर्ड भी मेंशन किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। फिर फाइलिंग प्रोसीजर होती है, और सिस्टमाइजिंग सिस्टमाइजिंग एंड कॉस्ट रिड्यूसिंग। देखिए, कभी भी कोई भी चीज बाजार में आती है, नई होती है, तो उसकी कॉस्ट हमेशा हाई होती है, बिकॉज वो छोटी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है, और उसके बाद उसका जब मास प्रोडक्शन होता है, मास प्रोडक्शन मतलब बड़े पैमाने पे जब प्रोडक्शन किया जाता है, तब प्रोडक्शन के की वजह से उसके कॉस्ट में रिड्यूस होता है, मतलब वो कॉस्ट को कम किया जाता है। और हमेशा सबका उद्देश्य, सब कंपनीज का ये होता है कि हम कॉस्ट रिड्यूस करें। अगर कोई एक कंपनी है तो वो अपनी मनमानी कर सकती है, पर हमेशा याद रखो कि कंपटीशन होती है। तो कंपटीशन में क्या करेगा कि अगर दूसरी आने वाली कंपनी है, तो वो जब मार्केट में आएगा तो वो बोलेगा मैं क्या दे रहा हूँ पब्लिक को,
तो कॉस्टिंग में रिड्यूस करता है और क्वालिटी में चेंजेस करता है और सर्विसेज में। आप ये तीन बातों को अगर ये करें तो आप मार्केट में टिक सकते हैं। सो क्या होता है, रिड्यूसिंग थ्रू द सिस्टम्स एंड प्रोसीजर एनालिसिस। अब ये सब होने के बाद कंपनी हमेशा एनालिसिस करती है साल के अंत में कि महीने के अंत में कि हमें आप आगे क्या करना है। क्योंकि क्या है कि मार्केटिंग वाले मार्केटिंग के तौर पर सर्च करते हैं कि हमें अब आगे क्या करना है, आने वाला वक्त कैसा है। ये सब का मतलब प्रिडिक्शन करके फिर प्रोडक्शन किया जाता है। समझे? प्रिडिक्ट करना मतलब वो भविष्यवाणी करना और उस पर से अंदाजित, मतलब ये तो स्टैटिस्टिकल है, आंकड़ा की ये माहिती है। ये सबको टोटल करने के बाद उसका मतलब एनालिसिस करके आगे कंपनी को आगे क्या कदम उठाने हैं उस पर ध्यान दिया जाता है। तो ये किली ने ये बताया है कि इस तरह से ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इस तरह की एक्टिविटीज होती है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस मैनेजमेंट, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अभी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्या उद्देश्य है उसका कंपनी का, कि क्या होना चाहिए, कि किस तरह से कंपनी का अगर बिना उद्देश्य की कोई भी नहीं होता। आदमी को भी अपनी जिंदगी अगर जीनी है तो कुछ उद्देश्य उसके होते हैं, बिना उद्देश्य का उसका कोई वैल्यू भी नहीं रहता। तो उसी तरह से कि ऑब्जेक्टिव्स सब कंपनीज के होते हैं, तो वो बताया गया है। तो इसके अंदर 12 ऑब्जेक्टिव्स है। तो हम देखते हैं इसका डिस्कशन। सम ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस मैनेजमेंट, जो सब कंपनी के लिए एक ही जैसे होते हैं वो बताए गए हैं। तो टू कोऑर्डिनेट the activities of administrative office management function with the activities of other organization function, मतलब कोऑर्डिनेट करना एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से, फिर एक इंसान दूसरे इंसान के कोऑर्डिनेट करे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस मैनेजमेंट फंक्शन एंड द एक्टिविटीज ऑफ द अदर ऑर्गेनाइजेशन। अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अदर डिपार्टमेंट के साथ सबकी कोऑर्डिनेशन के बिना आगे नहीं जाया जा सकता। तो कोऑर्डिनेशन होना एक जरूरी है। सेकंड है मेंटेन रिस्पॉन्सिबल क्वालिटी क्वांटिटी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड सो दैट satisfactory level of production are possible। मतलब सेटिस्फाई प्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। सेटिस्फाई प्रोडक्शन कब होगा, जब आपकी क्वालिटी कब मेंटेन होगी, सबको अपने वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम है। अगर मशीनरी आपकी हाई लेवल की है, देखिए मशीनी तौर पे हम अच्छी अच्छी मशीनें भी ले लें, बरोबर है, सब हमारे पास सब कुछ है, पर उसको ऑपरेट करने वाले इंसान की कोऑर्डिनेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां नहीं पता हो तो वो अच्छी क्वालिटी या वो चीज को अचीव नहीं कर सकते। ठीक है। टू डेवलप इफिशिएंट वर्क प्रोसीजर एंड प्रोसेस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मार्जिन। देखो, प्रोडक्शन तो करना है, बरोबर है, दिन ब दिन खर्चे बढ़ते जाते हैं, किसी के भी आम आदमी की बात हो या कोई कंपनी की बात हो। अब आप कई सोचोगे कि आगे तो आपने बताया कि कॉस्ट रिड्यूसिंग की बात करी और यहाँ आप प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो कॉस्ट मार्जिन तो देखो, प्रोडक्शन प्रॉफिट मार्जिन तो बढ़ाएंगे कब, जब आपकी मतलब उसने जितने बंदे चाहिए आपको प्रोडक्शन में, जितने मजदूर चाहिए आपको, उतने होने के बाद, और दूसरा है कि अच्छी क्वालिटी ये करे, प्रोडक्शन करे, तो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन तो हमेशा उसका उद्देश्य रहता है। ये अलग अलग बातें हैं सब। अब एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ और मतलब एक सिंपल टेस्ट स्टैटिस्टिक बता रहा हूँ कि अगर मतलब समझिए कि पब्लिक को कोई भी चीज कॉस्टिंग में कम पड़नी चाहिए, ठीक है, और इधर इंटरनली आप कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना भी चाहिए। तो जब प्रोडक्शन होगा तो डिमांड बढ़ाने के लिए वो मार्जिन कहीं से भी बढ़ाओ,
जब डिमांड बढ़ेगी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट की, तो आपकी डिमांड बढ़ी तो सेलिंग होगा, सेलिंग होगा तो हम मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, और प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो कॉस्टिंग भी कम आ जाएगी, कॉस्टिंग कम आ जाएगी तो हमारा मार्जिन भी हम कम कर सकते हैं, मतलब ये कर सकते हैं, और उसी तरह से प्रॉफिट का मार्जिन, ये सब कैलकुलेशन की बातें हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने, इंक्रीजेस द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट मार्जिन, और हमेशा ये बढ़ाने के लिए मतलब अच्छे मैनेजमेंट या अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हो, अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया हो, तो आपका प्रॉफिट जरूर बढ़ सकता है। To provide the satisfactory physical and mental working environment for the organizational organization employees। देखो, प्रोवाइड हमेशा सब कंपनीज को एक ऐसा वातावरण अपने एम्प्लॉयज को देना चाहिए, एम्प्लॉय फैक्ट्री का हो या ऑफिस का हो, उसे ऐसा वातावरण देना चाहिए कि वो मेंटल वर्क, मतलब मेंटल वर्क करना पड़ता है, किसी को फिजिकल वर्क करना पड़ता है, तो ये जो वर्क होता है, तो इस वर्क के लिए वो सूटेबल मतलब वातावरण हो कि आदमी जबरदस्ती काम करे नहीं, मगर उसको ऐसा लगे कि नहीं, मैं खुद के लिए भी कुछ कर रहा हूँ और इस कंपनी के लिए कर रहा हूँ, अपने देश के लिए भी कुछ कर रहा हूँ। तो ऐसा एटमॉस्फेयर उसको प्रोवाइड करना जरूरी है। मतलब कैसा हेल्दी एटमॉस्फेयर, मतलब कैसा होता है कि वीकेंड पे कुछ एक्टिविटी हो, या 5 डे वीक हो, या सैटरडे हाफ डे हो, ये सब पॉसिबिलिटी है। दूसरा, वातावरण ऐसा हो कि प्रेशर में रहकर कोई काम ना करे। अगर प्रेशर में बंदा रहेगा तो क्वालिटी भी हमारी बिगड़ती है, एम्प्लॉयज भी मूव हो जाते हैं, मतलब छोड़कर चले जाते हैं। कहने का मतलब है कि वैसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना जरूरी है। To enough enhance the effective supervision of ऑफिस पर्सनल, मतलब ऑफिस को पर्सनल लेवल पे भी वो सुपरविजन करना जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि उनको पर्सनल लेवल पे भी, मतलब ऐसे बंदे हों जो अपर लेवल के हैं, उनको पर्सनलाइज होना चाहिए। और पर्सनलाइज होना मतलब कैसे, अरे आप कल क्यों नहीं आए थे, मैंने आगे भी बोला, तो उसके पर्सनल थोड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मतलब कोशिश करे, उसके पर्सनल प्रॉब्लम में थोड़ा सा इन्वॉल्व होना, ताकि उनको भी लगे कि कंपनी हमारा ध्यान रख रही है, हमारे प्रॉब्लम से उन्हें भी, हमारे प्रॉब्लम्स की भी उनको चिंता है। ठीक है, टू मेक इंफॉर्मेशन अवेलेबल व्हेन नीड एंड वेयर नीड। देखिए, व्हेन नीड एंड वेयर नीड, कहाँ और व्हेन, जब और वे कहाँ, मतलब जब चाहिए तब इंफॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए, उसी वे। तो इंफॉर्मेशन भी सबको अपनी इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन से कंपनी के एम्प्लॉयज को ये नहीं, भाई ये प्रोडक्ट क्यों ऐसा हुआ है, पता नहीं साहब, तो ये जवाब नहीं हुआ, उसने बनाई चीज तो ये ऐसा क्यों आ रहा है, तो तुम्हारा ध्यान होना चाहिए कि साहब इसमें कुछ मशीन में गड़बड़ी हो रही है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उनको तुरंत अपर लेवल पे उस बात की मतलब जानकारी दे। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, या कुछ किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो, जब ऑर्गेनाइजेशन या अपर लेवल के आदमी को कोई कुछ पूछता है, तो वो बताएं, तो उसके लिए वजह से क्या होता है कि जल्द से जल्द कोई प्रॉब्लम खड़ी हो रही हो तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। टू हेल्प डिफाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज within the unit and the develop satisfactory lines of communication amongst these employees and among other employees in the organization। To help define duties responsibility, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज
employees when the unit and satisfactory line, मतलब उसे सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए, एंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन अमंग्स द अदर एम्प्लॉय, मतलब वो सेटिस्फैक्टरी आंसर दूसरे को दे, उसको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए अमंग्स द अदर एम्प्लॉयज टू बी ऑर्गेनाइजेशन। तो वो अगर सेटिस्फाई रहेगा अच्छे से दूसरे के साथ बिहेवियर और ये, तो ये सब बातें भी इस पे इफेक्ट करती है। 8 नंबर का है पॉइंट, टू शेड्यूल वर्क प्रॉपरली सो दैट ऑल जॉब्स आर कंप्लीटेड ऑन टाइम। ये भी बहुत जरूरी है कि कोई भी काम टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, जो हमने उसका टारगेट, हमारे पास अगर किसी कंपनी का ऑर्डर है, ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई कंपनी का ऑर्डर है और हमको उस टाइम लाइन के अंदर हमें वो पूरा कंप्लीट करना है, तो उसका हमें एक शेड्यूल बनाना पड़ता है कि ये एक दिन में इतना प्रोडक्शन होगा, रात और दिन को मिला के इतना, तो दिन में कितने एम्प्लॉयज चाहिए, रात को कितने ये चाहिए, किन से शिफ्ट में कितने चाहिए, दिन रात एक करके हम कितना अचीव कर सकते हैं। तो ऑल जॉब कंप्लीटेड ऑन द टाइम, अगर हम टाइम पे किसी को ये देते हैं और मतलब कंप्लीट कर देते हैं, तो हमारा कैलकुलेशन उसी तरह से होता है। देखिए हमारा भी अभी कई इवन एजुकेशन के अंदर भी कई लोगों के पूरे इस तरह से टाइम टेबल होते हैं कि आपको इतना, ये आज इतना चैप्टर कंप्लीट करना है, यहाँ से इतना एक्सप्लेनेशन करना है, फिर ये करना है, तो ये डिवाइड कर दिया जाता है टाइम को। तो उसकी वजह से वो उतना अपना टारगेट अचीव कर, कभी कभी प्रॉब्लम होती है, कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई हो तो वो नहीं कंप्लीट करना, तो उसको फिर डबल लेना पड़ता है, समझे। उसी तरह से टाइम पर कंप्लीट हो, तो इस तरह से वो टाइम बराबर कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप चलोगे कि ये कम प्रोडक्शन के है या ऑर्डर्स में है, तो आप हमेशा अचीवमेंट कर पाते हैं। टू डेवलप प्रोसीजर टू हेल्प सिलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। देखिए ये तो अपन बहुत बार हम लोगों ने पहले भी आगे देखा कि सही जॉब के लिए सही बंदे का सिलेक्शन करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि क्या है कि सही बंदा होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास अच्छा ऑर्डर है, वी आर एबल टू पे द मतलब सैलरी, उस बंदे को हम अच्छे से सैलरी देने के काबिल है, तो हम अच्छे लेवल के इंजीनियर्स है या अच्छे लेवल के एम्प्लॉयज हैं, सब लेवल पे मैं बोल रहा हूँ, मार्केटिंग हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, एचआर हो या प्रोडक्शन में हो, तो ऐसा अच्छा बंदा मिलता हो। और कई जगह पे ऐसा होता है नहीं, IITNC चाहिए, तो पॉसिबल नहीं होता, पर उस इंसान ने क्या किया है, उसको मेन बात क्या होती है, हर जगह पे एक बात मेरी ध्यान रखना कि स्किल को डेवलप करो। आप कोई भी चीज हो, आपकी स्किल डेवलप होगी तो आपको कभी भी जॉब, कोई भी जॉब में पीछे हटना नहीं पड़ेगा। आपकी स्किल डेवलप रहेगी तो आपको, जिसको बोलते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज इज मस्ट फॉर एवरीवन। अकाउंट्स भी हो तो आपने प्रैक्टिकली अगर वो चीज की हो ना, तो इजीली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको छोड़ देते हैं या डाल दी जाती है, तो आप इंडिपेंडेंटली अगर आप कर पा रहे हो, तो वो बंदा कभी वहां से निकलेगा नहीं या उसे निकाला नहीं जाता। तो सही बंदा चाहिए, यानी कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। to provide sufficient opportunity to help employee maintain high level of work efficiency। मतलब देखिए हाई लेवल की इफिशियंसी प्रोवाइड करना, मतलब देखिए कि वो बंदे का इतना मतलब ऐसा टाइमिंग, सॉरी ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाता है कि वो अपने आप को डेवलप कर पाता है और उस कंपनी का नाम भी वो आगे कर सकता है, और वो देश के लिए भी हो या फिर वो दूसरी कंपनी की कंपटीशन में उसका नाम आता है। तो ऐसा वातावरण करना बहुत जरूरी है जिसकी वजह से कोई एक अचीवमेंट कर पा रहा है, किसी ने कोई चीज डेवलप कर ली वहां पे, कि भाई समझो कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो सालों साल से यही मेथड पे काम चल रहा है, पर उसने कुछ ऐसा ढूंढ निकाला कि जिसकी वजह से तो वो क्रांति आ जाती है उस इंडस्ट्री में और उस कंपनी के मतलब वो अचीवमेंट। इसीलिए हर कंपनी को
हर कंपनी को साल का कौन सा अच्छा बेस्ट सेलर मतलब सेल्समैन है, ऑफिसर है, इसी तरह अकाउंट में मतलब अकाउंट्स के बंदे हो या हर तरह के कि पूरा परफॉर्मेंस कैसे दिया किसने साल भर में। मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था कि इंडियन आइडल के अंदर चलो वीक ऑफ द को किसने ये आज इस वीक में किसने अच्छा परफॉर्म किया, किसने अच्छा ही किया, उसे एक गिफ्ट या ऑनर कुछ करे तो वो बंदा वो हमेशा अपने टारगेट को अचीव करने की या अच्छा काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सेकंड है टू मेक श्योर दैट स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट ऑफ इफिशियंसी एंड प्रॉपरली यूटिलाइज। और ये बात का भी ध्यान रखे हर कंपनी कि जो जो इक्विपमेंट हमारी कंपनी में है उसका सही मायने में इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, वो जरूरी है। देखिए ऑफिस के बंदे होते हैं तो वहां तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आती ऑफिस के अंदर, खास तौर पे जेरोक्स मशीन हुई, फैक्स मशीन हुई, ये सब मशीन है, कंप्यूटर लैपटॉप, इनकी भी एक अवधि होती है, उसमें बिगड़ना एक वो भी है। पर कहीं कहीं पे जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, वहां पे मशीनरीज में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो उस बात का ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि क्या है कि ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लोग मतलब जिसे बोलते हैं जो वेल पॉलिश्ड एम्प्लॉय नहीं हो, जो मतलब जिसके स्किल डेवलप नहीं हो, जिसे आता नहीं हो, तो वो बंदा प्रोडक्शन भी हमारा बिगाड़ता है। दूसरा क्या करता है कि मशीनरी भी बिगाड़ कर रखता है, तो वो हमारे लिए कॉस्टिंग प्रॉब्लम आ जाती है। कभी कभी मशीन इतनी खराब हो जाती है कि एक दिन भी अगर बंद रही तो लाखों का करोड़ों का नुकसान भी हो सकता है। सो यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट कैसे हो रहा है वो भी अपर लेवल को देखना चाहिए। अब लास्ट वन है टू प्रोवाइड sufficient security to matters and information that falls under the judicial of administrative office management। देखो कायदा की ये रीते मतलब कायदे के अंदर जो गवर्नमेंट हमारी इंडियन गवर्नमेंट में जो कायदे बनाए हैं, जो जो लॉज बने हैं, तो एम्प्लॉयज के लॉज भी है, सब लॉज है जो तो उस लॉज के अंदर में ही सब काम कर रहे हो, तो वो भी बात अपर लेवल या एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान रखना चाहिए। एक सिंपल सी बात बोलूं कि प्रोडक्शन के अंदर आपने कोई ऐसे 18+ या बाल मजदूर को ले लिया, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा, तो क्या होगा, उस फैक्ट्री के जिसको ने भी रखा है उसको भी सजा होगी, उस कंपनी को भी फाइन होगा, या कुछ और भी जुडिशियल यानी कायदा के तौर पर उस पर स्टेप लिए जाएंगे। ठीक है, तो सब कुछ कायदे के अंदर हो, तो इस बात का भी एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान रखना चाहिए। सो ये 12 पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स है एडमिनिस्ट्रेशन के, ऑफिस मैनेजमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऑब्जेक्ट्स ये है। अभी आज हम इतने ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, अगली बार हम देखेंगे फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस मैनेजर की फंक्शन क्या रहेंगे, तो इस बात का ध्यान देखेंगे। आज सिर्फ इतने पॉइंट्स पर हम डिस्कस करते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आज जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है वो आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है तो iknowledgehub.24@gmail.com पर आप अपने प्रश्न यानी क्वेश्चन आप भेज सकते हैं मुझे, और वहाँ पे आप अपने पर्सनली भी मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। सो गुड बाय। अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो गुड बाय।